मैं अंशु शर्मा पुनः नई वीडियो के साथ। अपना जो टॉपिक चल रहा था कक्षा 10 का अंग्रेजी साम्राज्य से प्रतिकार्य संघर्ष, आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक आंदोलन की। तो हमने चर्चा की थी कि 1857 की क्रांति वो असफल हो गई थी। इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे भारत में राजनीतिक चेतना आनी शुरू हो गई थी और हम लोग वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का कर रहे थे। लेकिन इस बार जो अपना नेतृत्व था वो आधुनिक जो शिक्षा प्राप्त संपन्न वर्ग है उसके हाथों में आ गया स्वतंत्रता का नेतृत्व करना, कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन है वो कैसे चलाना है। ये जो पढ़ा लिखा एक वर्ग था उसके हाथ में आ गया। ये क्या करते थे, अपनी मांगों के लिए जैसे कोई अंग्रेजी सरकार को प्रार्थना पत्र भेज देते थे, कोई स्मरण पत्र याद दिला देते थे कि हमने आपको ये कहा था, ये काम करना है, ये दे देते थे और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ ये जागृत करते थे। ये जो नेता थे उनको हम कहते हैं उदारवादी नेता। ये उदारवादी नेता थे तथा भारत में जो संवैधानिक व प्रशासनिक सुधार चाहते थे। इनका एक ही काम था, ये अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहते थे, ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत में रहे ताकि हम भी सभ्य बन जाए। लेकिन ये भारत में सिर्फ संवैधानिक और प्रशासनिक ये सुधार है ये करना चाहता था। साथ ही वैसे अगर दूसरी नज़र से देखें तो ये भी अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लोगों को जागृत कर संगठित करना चाहते थे। ये भी इनका एक उद्देश्य था कि धीरे धीरे हम क्रमिक रूप से अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करें, एक साथ ही आज़ादी नहीं चाहते थे। अब हम देखेंगे कि 1858 के बाद भारत में राजनीतिक चेतना कैसे जागृत हुई और इसका प्रसार कैसे हुआ। तो 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे वो राजनीतिक चेतना लोगों में बढ़ती गई। वह लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी। अंग्रेज है वो उत्तरदायी सरकार नहीं बना रहे थे, वो जो सरकार बनी थी वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो भारत के लोग ये चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 1868 में अब हमने राजनीतिक चेतना के लिए क्या किया, सबसे पहले 1868 में बंगाल में एक अखबार निकला था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे कृष्णपाल दास, केपी दास, इन्होंने ऐसी मांग की। इन्होंने कहा कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए और धीरे धीरे है अन्य ही जो इतने अखबार थे उनके माध्यम से भारत में भी एक संवैधानिक सरकार की मांग की जाने लगी। संवैधानिक सरकार कह दो चाहे उत्तरदायी सरकार कर दो, दोनों सरकार एक ही है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे फिर संवैधानिक सरकार की मांग की। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना था। ये जो इंडियन लीग था इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत का। यह राजनीतिक चेतना जागृत करने वाला पहला राजनीतिक आंदोलन था। ये जो इंडियन लीग था इसके माध्यम से हमने राजनीतिक चेतना जो शुरू कर दी भारत में जागृत करने के लिए। अब देखो, लेकिन ये जो था इसके बाद हम बनाते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन क्या है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि 1876 में, 75 में तो हमने इंडियन लीग बनाई थी। 1876 में बंगाल में ये जो बंगाल के नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को हम एक मंच पर लाए और एक मंच पर लाकर हम लोगों की जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मांग है उस मांग को हमें पूरा करें। ये अंग्रेजी सरकार की जो मांग है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों की मांग है कि हमें आज़ादी दो, तो इसका उद्देश्य यही था कि इसके माध्यम से हम अपनी आज़ादी की मांग करें। एक मंच हमें ये दे दिया। इसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज हम जिसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं उसका पूरा नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका शॉर्ट में नाम है A.O. ह्यूम। आपको ये नाम याद रखना है, A.O. ह्यूम। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इस कांग्रेस की स्थापना की। आज जो अपनी कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, ये जो A.O. ह्यूम थे बहुत पढ़े लिखे समझदार थे। इन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बना दें जिसके माध्यम से लोगों के मन में क्या है उस लोगों की हम मनसा जान सकें और लोगों के मन की जो जानकारी है इस कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों को प्राप्त हो। अंग्रेजों को अगर लोगों की इच्छा का पता चल जाएगा तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, भारतीयों को बहला फुसला कर आज़ादी की मांग है वो दूर कर देंगे।
और वह भारतीय इस मंच के माध्यम से नेताओं की भड़ास निकली। वो ये चाहते थे कि यहाँ आके इस कांग्रेस के जो अधिवेशन होंगे, इस अधिवेशन में नेता बोल के चले जाएंगे और होनी जाने कुछ भी नहीं है। तो ये अंग्रेज अधिकारी ये चाहता था कि हम एक ऐसा सेफ्टी वाल बना दें। सेफ्टी वाल होता है ना कुकर में क्या है कि जैसे कोई चीज़ उबलती है तो बाहर निकलने के लिए जो सिट्टी निकलती है, अगर सेफ्टी वाल ना हो तो अंदर प्रेशर भी नहीं बनता और सिट्टी भी नहीं बचती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सेफ्टी वाल के माध्यम से क्या है, सारी भड़ास भारतीयों की निकल जाएगी और भारतीय शांत हो जाएंगे। अब कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885। ये तारीख आपको याद रखनी है, कांग्रेस की स्थापना और इसका प्रथम अधिवेशन। इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनकी अध्यक्षता में बम्बई में एक संस्कृत कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, उसमें कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इनका शॉर्ट में नाम है, हम इसको कहते हैं WC बनर्जी। WC बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और बम्बई में हुआ। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे है वो कांग्रेस है वो दो भागों में बंट गई। दो भागों में देखो कैसे बंटी, मैं आपको बताती हूँ कि एक तो कांग्रेस का काल था वो उदारवादी काल था, और जिसको हम राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहते हैं कि इस समय लोगों ने एक तरह से भिक्षा मांगी। ये नहीं कि आज़ादी हमारा अधिकार आप दो, बस यूँ कहते थे हमें आज़ादी दे दो। और ये जो उदारवादी काल है जिसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल भी कहते हैं, ये काल था 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती, उससे लेकर 1905 तक। और 1905 के बाद में आपको मैंने पहले ही बताया कि बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। तो जैसे ही बंगाल का विभाजन किया था तो लोगों में एक तरह से बहुत ज़बरदस्त आक्रोश था। इसलिए जो कांग्रेस में अब क्या है कि ये जो उदारवादी नेता थे उनका प्रभाव तो कम हो गया, और जो उग्रवादी नेता थे जो तुरंत आज़ादी चाहते थे उनका प्रभाव ज़्यादा आ गया। तो जो दूसरा काल है कांग्रेस का उसको हम उग्रवादी काल कहते हैं, या इसको अतिवादियों का काल भी कहते हैं। ये है 1905 से 1947 तक का काल, जिस काल में हमें आज़ादी मिली। अब कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि कांग्रेस के किन्हीं दो उदारवादी नेताओं के नाम बताओ। तो हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा और WC बनर्जी, ये सारे उदारवादी नेता थे। और स्टार्टिंग में 1885 से 1905 तक इन्हीं नेताओं का कांग्रेस में वर्चस्व था। ये पढ़े लिखे थे और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। ये कहते थे कि अंग्रेज जो जाति है वो भारत के साथ अन्याय नहीं करेगी। इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। जनता से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। ये जो नेता थे ये पढ़े लिखे और एक प्रबुद्ध वर्ग से आते थे, इसलिए इनका जनता से थोड़ा जो मेलजोल है वो थोड़ा कम था। ये क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि यदि अंग्रेज भारत से चले गए तो भारत में क्या हो जाएगा, अराजकता पैदा हो जाएगी। ये सोचते थे कि यदि अंग्रेज भारत से चले गए तो भारत में पुनः अराजकता पैदा हो जाएगी। वो चाहते थे वापस राजा महाराजा का काल ना आ जाए, इसलिए ये चाहते थे अंग्रेजी भारत में रहे। इसलिए ये क्या करते थे, ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता की मांग नहीं करते। ये नहीं कहते हमें स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्रता की मांग न करके ये कहते हैं कि आप प्रशासन में सुधार कर दो। प्रशासन में थोड़ा सा भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व वो भी होना चाहिए, भारतीय भी अपना प्रशासन करें। इसलिए इस काल को हम उदारवादी काल कहते हैं। जो दूसरा चरण है कांग्रेस का, अब देख लो हमने यहाँ चर्चा की है, उदारवादी काल है वो आज़ादी की मांग नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रशासन में सुधारों की मांग कर रहा है। दूसरा जो चरण है कांग्रेस का, जिसको गरम दल या राष्ट्रवादी काल भी कहते हैं। अब ये क्यों हुए थे, देखो तिलक के समाजवाद के प्रश्न पर झगड़ा हो गया। अब अंग्रेज तिलक का झगड़ा हो गया था किस बात पे, कि अंग्रेज है वो एक कोई एक्ट लेके आए थे समाज सुधार के लिए और तिलक ने मना कर दिया। तिलक का कहना क्या था कि स्वराज्य के बिना कोई समाज सुधार नहीं हो सकता। वो कहते हैं पहले अंग्रेजों को हमें आज़ादी देनी है, उसके बाद वो हमारे समाज में सुधार कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि स्वराज्य के बिना कोई भी सुधार नहीं हो सकते। अब प्रश्न पूछ लेते हैं उग्रवादी नेताओं के नाम। तो 3 तो है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंद घोष, ये प्रमुख उग्रवादी या जो क्रांतिकारी नेता थे। अब इनका मेन काम क्या था, ये एक तो विदेशी माल का बहिष्कार करते थे कि अंग्रेजों के उद्योग धंधों को ठप करने का अपने पास एक ही कारण है, एक ही उपाय है कि हम विदेशी माल को खरीदें ही नहीं। स्वदेशित्व को अंगीकार करना, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं खरीदना और राष्ट्रीय शिक्षा, ये इनके प्रमुख साधन थे।
और ये उग्र राष्ट्रीयता में विश्वास करते थे। ये पूर्ण आज़ादी चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और इसका मुस्लिम लीग का, जिसमें ये दो जो है ना कांग्रेस के उग्रवाद और उदारवाद ये दोनों भी एक हो गए थे। वहाँ तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा राष्ट्रीय जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूँगा। तो ये उग्र राष्ट्रीयता में विश्वास करते थे। अब थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं कि स्वशासन आंदोलन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वशासन, मतलब होम रूल लीग। तो होम रूल जो लीग है इसको हिंदी में स्वशासन आंदोलन कहते हैं। ये सबसे पहले एक आयरिश महिला थी आयरलैंड की, श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने चलाया था। और भारत में ये जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। होम रूल लीग की स्थापना, कई बार पूछते हैं होम रूल लीग की स्थापना किसने और कब की या कहाँ की, तो 1916 में की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी और पूना में की थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी स्वशासन के भीतर स्वायत्तता की मांग लोगों तक पहुंचाना था कि अगर अंग्रेज हमें पूर्ण आज़ादी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हमें अपने अंतर्गत अपना शासन करने का अधिकार तो सौंपे अंग्रेज। ये नहीं कि सारा काम अंग्रेज करें, हम अपना शासन है वो खुद करना चाहते थे। अब अपने प्रश्न आता है कि भारत में जो राजनीतिक आंदोलन चला था वो आंदोलन था 1919 से और जो 47 तक, 19 से लेके और 1947 तक का जो काल है भारत में, ये भारत में राजनीतिक आंदोलन का काल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक आंदोलन ही भारत में हुए थे। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत को एक आश्वासन दिया। क्या दिया? कि यदि आप यानी भारतीय अंग्रेज़ों का साथ दे देंगे तो वे प्रशासन में सुधार करेंगे। अंग्रेज़ों ने कहा आप हमारा साथ दे दो और हम आपको प्रशासन में सुधार दे देंगे। लेकिन जो सुधार किए थे वो अपेक्षित नहीं थे। हमने जिन सुधारों की आशा की थी वो सुधार पूर्ण नहीं किए, अंग्रेज़ों ने अन्य सुधार किए। और इन्होंने इतना ही नहीं, भारतीयों पर इन्होंने अनेक प्रतिबंध लगा दिए। अब इन्होंने क्या किया था? भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। सरकार को षड्यंत्र का भय था। सरकार को ये लगा कि कहीं ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र ना करें। अब क्या किया था उन्होंने? अतः ये सर सिडनी रोल एक्ट इन नाम के एक व्यक्ति था, उनको एक समिति का अध्यक्ष बना दिया था। और इन्होंने सर सिडनी रोलेट ने अपनी अध्यक्षता में एक बिल बनाया था। इन्होंने एक समिति बनाई थी और एक बिल बना दिया कि कहीं देखो मैं बता रहा हूँ सरकार को किसका भय था कि कहीं भारतीय मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र ना कर ले। तो इन्होंने एक बिल बनाया। वो बिल 19 मार्च 1919 को भारत के विधानमंडल में पारित कर दिया। ये जो बिल था, ये बिल क्या था? इस बिल को हम कहते हैं रोलेट एक्ट, क्योंकि इन्हीं के नाम पे बनाया, रोलेट के नाम पे, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या कर दिया? रोलेट एक्ट। बहुत पर प्रश्न पूछा जाता है क्या है रोलेट एक्ट, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो रोलेट एक्ट क्या है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता है। जैसे आप राह में खड़े हो, उनको थोड़ी सी भी यूँ महसूस हो गया कि ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो वो क्या करते थे? उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। अब उस व्यक्ति को ना तो अपने खिलाफ किसी प्रकार की अपील करने का अधिकार था कि मैं सच्चा हूँ, ना वो किसी प्रकार की दलील दे सकता था, और ना ही बचाव में अपना वकील कर सकता था। तो इस कानून को बिना अपील, दलील और वकील के कानून कहा जाता है और इसे हमें काला कानून कहते हैं। इस जो ये बिल आया था रोलेट एक्ट, ये जो रोलेट एक्ट आया था इसका हर भारतीयों ने विरोध किया था। अब हमने क्या किया था? इसको विरोध करने के लिए हमने कहा था कि हम सारे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होंगे। हमने कह दिया कि सारे कहाँ इकट्ठे होंगे? जलियांवाला बाग में। ये जलियांवाला बाग भारत के जो अमृतसर शहर में है, पंजाब के। तो हमने एक तारीख तय की 13 अप्रैल 1919। उस दिन देखो बैसाखी का बहुत बढ़िया मेला भरता है वहाँ पे, बैसाखी का मेला था। तो इस मेले में सारे लोग इकट्ठा हो गए। किसके विरोध में? इस रोलेट एक्ट के विरोध में। अमृतसर में अमृतसर में जलियांवाला बाग, वहाँ एक सभा आयोजित की थी बैसाखी के दिन। अब अंग्रेजी अधिकारी था जनरल डायर। ये जनरल डायर आया था और उसने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और ये गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि इनकी राइफल में गोलियां ख़त्म ना हो गई थी। तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे। इतिहास में इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्या की जांच के लिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी
हमने एक हंटर कमेटी बनाई, लेकिन इस रिपोर्ट में इस जनरल डायर को है वो बरी कर दिया कि जनरल डायर की इसमें कोई गलती नहीं थी। अब इसके बाद गांधी जी चलाते हैं असहयोग और खिलाफत आंदोलन। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन है वो मुसलमानों ने चलाया था। क्यों चलाया था? देखो, यह जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, ये आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। तुर्की का खलीफा पूरे मुसलमानों का धार्मिक नेता है, और ये जो खलीफा है ये पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक नेता था। अब जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने ये कहा था भारतीय मुसलमानों की, आप हमारा साथ दे दो। अब अंग्रेज और ये तुर्की आमने सामने लड़ रहे थे। अब जैसे तुर्की परास्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अब यहाँ तो हमने भारतीय मुसलमानों ने तो अंग्रेज़ों का साथ क्यों दिया है कि तुर्की का विघटन नहीं करेंगे, टुकड़े नहीं करेंगे, खलीफा का पद हम बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, तुर्की हार गया, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था? खलीफा का पद है वो समाप्त कर दिया, अपने वादे से मुकर गए। इसलिए ये आंदोलन है वो चलाया गया। अब 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया। कई बार पूछ लेते कब मनाया, तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया। और गांधी जी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। क्यों लिया? तो क्योंकि गांधी जी को ये पता था कि अब अपने पास एक ऐसा मौका है कि हम मुसलमानों को अपने साथ कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर दोनों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया और इनको एक उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने, केसर-ए-हिंद। वो उपाधि गांधी जी ने लौटा दी। और उसके बाद 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि होती है, जिससे ये आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। अब हम राजनीतिक आंदोलन ही पढ़ रहे हैं। वो आंदोलन है जलियांवाला असहयोग आंदोलन। क्यों शुरू हुआ असहयोग आंदोलन? पहले तो अंग्रेज सरकार रोलेट एक्ट लेके आए थे। ये रोलेट एक्ट है, इसका हम विरोध कर रहे थे, नाराज थे। इसके बाद में तुरंत ही क्या हो गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई थी। उसने रिपोर्ट में जनरल डायर को सही ठहरा दिया, तो हम नाराज़ थे। उसके बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। तुर्की का उन्होंने विभाजन कर दिया, जबकि उन्होंने कहा हम तुर्की का टुकड़ा नहीं करेंगे, लेकिन तुर्की को इन्होंने टुकड़े करके बांट लिए। उसके बाद रही सही बात, जो धार्मिक नेता था खलीफा, उसके पद की भी समाप्ति कर दी। अब इन सभी कारणों से है वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कोई एक कारण नहीं है कि गांधी जी ने क्यों शुरू किया था, ये सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर में। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करूंगा, और हम भारतीय, अंग्रेज़ क्या है कि संख्या में कम थे, सारे उनके काम है वो भारतीय करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि यदि भारतीय लोग इनका सहयोग करना बंद कर देना तो ये अंग्रेज़ है वो देश छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए 1920 को नागपुर अधिवेशन में हमने इसका प्रस्ताव पारित किया। किसका? असहयोग आंदोलन का, कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे। सरकार का सहयोग नहीं करने का संकल्प लिया कि हम सरकार का क्या नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। अपने भी देख लो, बिना सहयोग के कोई काम नहीं चल सकता, हमें हर काम के लिए सहयोग चाहिए। अब ये आंदोलन हमने शुरू कर दिया 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को हमने आंदोलन शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन। अब क्या किया था इसमें? जितने भी नेता थे उनकी जो उपाधियाँ थी वो सारी उपाधि छोड़ दी। सरकारी न्यायालय दफ्तर में जो भारत के वकील काम करते थे बंद कर दिया। विद्यालय का बहिष्कार कर दिया, ना तो अध्यापक पढ़ाने जाते थे विद्यालय में और ना ही अंग्रेजी विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते थे। हमने कर देना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। और भारत में जो खाद्य बनती थी उस खाद्य का हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया, और विदेशी सरकार का सहयोग न करना। ये सारे हमने आंदोलन किए थे। अब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब इसी से संबंधित घटना है चौरी चौरा कांड, जो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछते हैं। क्या है चौरी चौरा कांड? तो मैं आपको बता देती हूँ कि गांधी जी ने ये कहा था कि हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं असहयोग आंदोलन, ये एकदम क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब ये आंदोलन क्या था? एकदम अहिंसात्मक था। लेकिन 5 फरवरी, ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है वहाँ भीड़ ने क्या किया था? एक थाने में आग लगा दी। अब आग लगा दी तो क्या हो गई? हिंसा हो गई। और गांधी जी ने क्या कहा था? अहिंसा के आधार पर शांतिपूर्ण करेंगे आंदोलन। लेकिन थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 तो सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई।
इससे गांधी जी नाराज़ हो गए। और ये तारीख भी आप याद रख लेना, 22 फरवरी 1922 को, सॉरी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, यह आंदोलन इतना ज़बरदस्त था कि यदि आंदोलन शायद वापस नहीं लिया जाता तो उस समय भारत आज़ाद हो जाता था। अब सारे सुभाष चंद्र बोस है, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, ये सारे गांधी जी से नाराज़ हो गए। इन्होंने कहा था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं, और उस समय एक छोटी सी घटना के कारण आपने इतना बड़ा आंदोलन वापस से ले लिया। इसके बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने अलग ही अपनी पार्टी बना ली, कांग्रेस छोड़ दी 1923 में, और इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो ये पार्टी छोड़ दी। तो विद्यार्थियों, ये था अपना जो राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, और अगले अध्याय में हम इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए